नमस्कार साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे अध्याय 4 और उसका नाम है वायु। है ना? वायु क्या होती है, वायु को अपन को एहसास कैसे होता है ना? वायु क्या होती है और वायु का अपन को एहसास कैसे होता है ना, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखो, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घनी चादर से क्या हुई है, घिरी हुई है, और जिसे वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से घनी वायु की चादर से घिरी हुई है, और जिसे अपन क्या कहते हैं, वायु। उदाहरण के लिए बेटा, जैसे अपन सांस लेते हैं, सांस में क्या ले रहे हैं, वायु। इसके अंदर अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसको अपन अनेक गैसों के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कई गैसों के नाम से जाने जाते हैं। इन सब का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है, इसके अंदर जलवाष्प की मात्रा भी होती है ना? इन सब का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है बेटा, वायु कहलाता है ना? और वायु एक ही स्थान से दूसरी स्थान की ओर क्या होती रहती है, गमन करती है। अब देखो, पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर क्या है, निर्भर है। एक बात बताओ, अपन को वायु मिलती रही तब तक अपन जीवित है, और जिस दिन ही वायु मिलना, सांस लेना बंद, मामला खत्म। समझ रहे हो बात? मतलब हर जीव को, जो भी जीवित है, जो अपनी क्रियाएं, जीवित का मतलब ऐसा जीव जो अपनी क्रियाएं खुद करता है, अपना खाना पीना सब काम खुद करता है। जैसे पेड़ पौधे अपना खाना पीना खुद बनाते हैं, इंसान देख लो, है जीव देख लो, जो भी जीव होते हैं वो सब जीव अपना खाना पीना खुद बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते? खुद। जैसे मान लो जानवर होते हैं, वो खुद जाके चरते हैं, कहीं भी जब भी घास मिल जाए उसको खाते हैं, है ना? कुछ को तो अपन डाल देते हैं, लेकिन जिनको नहीं डाले तो भी वो अपने जाके कहीं दूसरी जगह आपको तारों को तोड़ रहे, खेतों में घुस रहे हैं, खुद का खाना खुद ही बना रहे हो, खुद का। कैसे भी आप मना करते हो, फिर भी उसके बावजूद भी क्या करते हैं, वो अपना खाना खाते हैं। भाई वो कहाँ जाए, है ना? सब जीव जो अपने आप पर निर्भर है, स्वयं पर, वो बेटा बिना वायु के जीवन उनका क्या नहीं है, संभव नहीं है ना? वो वायु से जीवित रहते हैं। अपन भी जैसे सांस लेते हैं, है ना? हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से। अपन जैसे मान लो भी गर्मी लग रही है, अरे यार हवा चला दो, किसी तेज करते हैं ना तेज, तो वायु से अपन को ठंडक मिलती है कि नहीं मिलती है? और सर्दियों के दिनों में वैसे ही, अरे गर्म हवा चाहिए भाई, बोलते हो ना? और गर्म हवा से आपको राहत मिलती है सर्दियों के दिनों में, गर्मियों में ठंडी हवा से राहत मिलती है कि नहीं ये बात? तो वायु जीने के लिए भी आवश्यक है, और अपने को जैसे अपने कोई परेशानी होती है तो उनको दूर करने के लिए भी। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। अगर ये चादर नहीं हो, चादर का मतलब, अब एक बात बताओ मेरे को बेटा, कि अपन को वायु सूर्य की किरणों से, हानिकारक किरणों से कैसे बताती है, वो बताओ मेरे को। देखा, अपने पाठ में लिखा हुआ है कि ये वायु अपन को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। बताओ। देखो बेटा, आपने ओजोन परत का नाम सुना है? सुना है? नहीं। ओजोन परत का नाम नहीं सुना? चलो अपन अभी चर्चा करेंगे उसके बारे में, है ना? ओजोन परत होती है बेटा, जो अपने क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है ना, उनसे अपने क्या करती है, सुरक्षा करती है। इसका सूत्र होता है O3। क्या होता है? O3। विज्ञान में इसका सूत्र होता है O3, जो अपने को पराबैंगनी किरणें अपने को क्या नुकसान करेगी बेटा, उनसे कई प्रकार के कैंसर हो जाएंगे, त्वचा के रोग हो जाएंगे, स्किन की बीमारी हो जाएगी, उससे कई प्रकार की, अगर अपन उससे बचेंगे नहीं तो, सीधे उसके संपर्क में आए ना, तो अपन कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे बेटा। तो ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों की क्या करती है, रक्षा करती है उनसे, है ना? और यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हमें दिन में समय के सूर्य। और एक बात बताओ बेटा, जैसे मान लो अगर ये वायु नहीं रहे ना बेटा, तो यहाँ पर सूर्य की बहुत भयंकर गर्मी हो जाएगी। उदाहरण के लिए, जैसे मान लो आप थोड़ी सी देर धूप में बैठो, और धूप में बैठो, अगर हवा नहीं चले तो आप बैठे रहोगे वहां पे? नहीं बैठे रहोगे, आपको बहुत भयंकर गर्मी लगेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? हवा की जरूरत पड़ेगी ना? और साहब में तो देखो बहुत गर्मी लग रही है भाई, पसीने आ गए हैं, जाने वाला है? और मरियो मत हो,
हैं, हालत खराब हो जाती है ना गर्मियों में, तो किसकी जरूरत पड़ती है? पंखे की, हैं, वायु की। और पंखे के माध्यम से जब मान लो कभी कभी बार नहीं भी चलते तो मानव कृत्रिम रूप से वायु को चलाता है, कृत्रिम रूप से चलाता है बेटा। अब इसके अंदर बेटा कृत्रिम रूप की ये है कि एक तो संभववाद और नियतिवाद और संभववाद की एक विचारधारा है ना। तो उसके अंदर क्या होता है कि मानव अपने द्वारा प्रकृति को बदलता है बेटा, मानव प्रकृति के द्वारा अपने आप चैलेंज करता है प्रकृति को, और प्रकृति की जो क्रियाएं विधि है उनको अपने अनुकूल कर लेता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी हवा नहीं चल रही है, हवा नहीं चलेगी तो अपन क्या करेंगे? पंखा चला लेंगे। थोड़ी सी यार पंखा भी अच्छी हवा नहीं दे रहा यार, कूलर चलाओ यार, कूलर चला लिए। अरे कूलर भी कम पड़ गया यार, कूलर कम पड़ गया तो अपन क्या करेंगे? एसी लगाओ यार, हैं। मानव प्रकृति को बदल दिया ना, प्रकृति तो अपन को गर्मी दे रही थी लेकिन अपन प्रकृति को बदल देते हैं। मानव में कुछ थोड़ी बहुत क्षमता है ऐसी जो वो प्रकृति के विपरीत कार्य कर लेता है ना। तो ऐसे अपन को ये वायु किससे बचाती है? गर्मी से, सूर्य की हानिकारक किरणों से, सूर्य से आने वाली सीधी हानिकारक ऊर्जा से अपन को बचाती है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हमें दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं, जल सकते हैं, एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। और भाई साहब दिन में तो ठीक है भाई, गर्मी हो गई, रात को तो अपना ऐसे किसी जैसे बर्फ जमती है ना वैसे जम जाए। क्यों? अगर अपना खून जम जाए हाथों के अंदर, अगर ये खून एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचलन ही नहीं करे तो अपन जीवित रहे क्या? नहीं जीवित रहेंगे। ऊपर राम नाम सत्य हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? अगर अपना खून चालू है तो अपन को क्या रहती है? एनर्जी रहती है। अपन को मतलब ऑक्सीजन सारे शरीर में पहुंचती रहती है, तो उससे अपन को ऊर्जा मिलती रहती है, और ऊर्जा से अपन काम करते रहते हैं। अपने शरीर के बॉडी के जो भी पार्ट्स है वो सब काम करते रहते हैं ऊर्जा के माध्यम से। एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है, और इस हवा के कारण ही पृथ्वी पर अपना जीवन संभव हो पाया है बेटा, है ना। ये अगर ये हवा नहीं रहती ना तो यहाँ पे जीवन ही संभव नहीं था क्या? संभव नहीं था, है ना। और इस हवा के कारण ही क्या हो पाया है? मानव जीवन संभव हो पाया है, जीव संभव हो पाया है। देखो अब कुछ एक कहानी सुनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन ऊष्मा हाउस प्रभाव पैदा करती है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो कैसे करती है? देखो बेटा, जैसे मान लो ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी है अपनी, इसके चारों तरफ मान लो ये गैसों का वातावरण है बेटा। चारों तरफ वातावरण है। अब मान लो इधर से सन, ठीक है, सन हो गया। अब क्या होता है बेटा कि जैसे सूर्य से ऊष्मा आई, सूर्य से लाइट आ रही है इधर, सूर्य से लाइट आई, पृथ्वी की सतह से टकराई, ठीक है। पृथ्वी की इससे टकराई, सतह से टकराकर ये कुछ किरणें तो वापस चली जाती है, और कुछ किरणें जैसे मान लो पृथ्वी के अंदर ये गैसें हैं, इनसे टकरा गई, ये इस गैस से टकरा गई, ये इस गैस से टकरा गई, ठीक है। ये अब ये गैस कौन सी लगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी लगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बेटा क्या करती है? देखो, जैसे सूर्य की लाइट को आ गई, हाँ बेटा आजा मेरे पास, धीरे धीरे आजा, है ना। तो जैसे जैसे ये हवा यहाँ पे आई, ऊर्जा आई यहाँ पे, ऊर्जा आने के बाद ठीक है पृथ्वी के पास आ गई। अब ये बोलती है मैं तो वापस जा रही हूँ। कौन बोलती है? ये किरणें।
अच्छा, किरणें वापस जा रही है, ठीक है। फिर इसको जाते 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 कौन मिल जाता है? रास्ते में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। अच्छा, हेलो, कहाँ जा रहे हो? अरे मेरे से तो मिलके जाओ। अब वो इसे जैसे मिलती है तो फिर कहते थे अपन तो यहीं रहेंगे। अब तो मत जा, मेरे को छोड़ा, अपन तो साथ साथ यहीं रहेंगे। तो बेटा ये किरणें क्या कहते हैं? जैसे सूर्य की किरणें आती है तो इनकी दोस्त कौन मिल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या कर लेती है? इनको रोक लेती है वहीं पे, और क्या कर देती है कि अपन को ले जा, अपन तो यहीं खेलेंगे, घूमेंगे यहीं पे, है यहाँ पे क्रिकेट बैट है, बॉल है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, सब अपन तो यहीं खेलेंगे। घर चल के क्या करेंगे वापस? आप सोचने लग जाते हो, छुट्टी के बाद में रुक लेते हैं आराम से, यहाँ शाम से खेलेंगे, है ना। तो वैसे क्या करती है, ये सूर्य की किरणें ना बेटा, जो कुछ मात्रा में तो चली जाती है ना, लेकिन कुछ क्या आता है जो कार्बन डाइऑक्साइड से टकरा के वापस उड़ जाती है, और फिर ये किरणें क्या करती है? वापस यहाँ से आगे, वापस यहाँ से, फिर पृथ्वी से टकराएगी, फिर वापस इससे टकराएगी, फिर वापस इससे टकराएगी। ऐसे इनकी क्रियाविधि चलती रहती है। आई गई, इससे टकराई, फिर वापस आई, फिर वापस टकराई, फिर वापस आई। इसके अंदर धूल के कण भी होते हैं, जैसे मान लो धूल के कण, समझ रहे हो बात? तो इनसे टकरा के क्या रहती है। और अब एक बात बताओ, जैसे मान लो आपने कभी भी कोई 4 व्हीलर गाड़ी में बैठे हो ना, आप सब बैठे हो 4 व्हीलर गाड़ी में, आपने शीशे बंद करके बैठे हो, कभी बहुत भयंकर धूप पड़ रही हो, और फिर गाड़ी के शीशे खोले हो तो आप देखते हो कि गाड़ी में यार बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, गाड़ी तो बहुत भयंकर गर्म हो गई है ना, हो गई। उसमें क्या होता है कि वो शीशा होता है, तो शीशा उसको क्या कर लेता है कि सूर्य की किरणों को तो आ जाने देता है अंदर, लेकिन उसको बाहर जाने नहीं देता। अब यही है मेरे पास, तो वो धीरे धीरे उसमें आ रही है, आते 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 उसमें क्या, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा हो जाती है, ताकि वो बहुत भयंकर गर्म हो जाती है। कभी कभार इस गर्मी का शीशे भी फूट जाते हैं, है ना। तो ये बात समझ गए, यानी सूर्य से आने वाली किरणें हैं, और ये किरणें कुछ मात्रा में तो लौट जाएगी, और कुछ कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड से टकराएंगे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इनका अवशोषण कर लेगी। अवशोषण करने के बाद जैसे अपन बोलते हैं कि यार पृथ्वी का तो औसत तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ये ग्लोबल वार्मिंग यही है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हमेशा परिवर्तित होती रहती है, क्या होती रहती है? परिवर्तित। उदाहरण के लिए कैसे? जैसे मान लो अपन जितने संसाधन चलाएंगे, जितने फैक्ट्रियां चलाएंगे, जितना पेट्रोल जलाएंगे, जितना है ना, ये चीजें, और जितना ईंधन जलाएंगे अपन, उससे मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा उत्सर्जित होता है, और जितना वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहेगी, उतनी सूर्य की किरणों को रोक कर रखेगा ही, और उनको रोक कर रखेगा तो पृथ्वी भी क्या होगी, उतनी गर्म रहेगी। अगर इसकी मात्रा कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली इसकी मात्रा गर्मी कम हो जाएगी। समझ रहे हो बात? जैसे औद्योगिकरण के अंदर अपने जैसे फैक्ट्रियां वगैरह, कहीं भी देखना फैक्ट्रियां वगैरह इन क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां पे क्या होती है, गर्मी बहुत तेज लगती है। क्यों? वहां पे धुआं हुआ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहती है, ताकि वो सूर्य की किरणों को आग हो जाने देती, लेकिन वापस नहीं जाने देती। वैसे आपने देखा होगा कभी, जैसे विकसित देश है अमेरिका जैसे, ऐसे देश है जहां पर सूर्य की किरणें कम मात्रा में पहुंचती है, तो वो देश क्या करते हैं बेटा कि पूरा खेत होता है ना, खेत, उसके पूरे के शीशा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? शीशा लगा देते हैं, और शीशे से पैक कर देते हैं पूरे खेत को। क्या कहते हैं उसे? आप बोलते हैं ग्रीन हाउस। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस। जैसे मान लो ये कोई खेत है, इस खेत में मान लो जैसे ये बना दिया, जैसे मान लो ये खेत है, और इस खेत में पूरे वो पैक कर दिया, यहाँ पे गेट लगा दिया, ठीक है बात? लग गया गेट। ये खेत है, इसमें क्या लगा दिया? गेट लगा दिया भाई साहब, है ना, और चारों तरफ से शीशे से बंद कर दिए। ये कौन से? ठंडे, जहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है ना। तो शीशे का अब इस खेत में क्या रहेगा, जहां पर मान लो सूर्य की मात्रा तो कम पहुंच रही है, लेकिन ये कहेगा सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा, अवशोषित कर करके और उसके अंदर ही रोक के रखेगा। और जैसे फसल को, जैसे मान लो किसी फसल को ज्यादा तापमान की आवश्यकता होती है, तो उसको उस अनुकूल तापमान मिल जाएगा, और तापमान करके वो फसल उत्पादन हो जाएगी। वहां पे ठंडे इलाकों में भी उच्च तापमान की फसल क्या कर जाती है, पैदा की जाती है। तो ऐसे ग्रीन हाउस बनाएंगे, समझ रहे हो बात, है ना। तो इससे ये किसके ऊपर निर्भर है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। समझ गए बात? बीमारी वो कितने आती है, वो कौन सी? वो बेटा पराबैंगनी किरणें,
पराबैंगनी किरणें वो है ना। अब देखो, प्रतिरोध कर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस बेटा। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता। अगर बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं रहती तो मानव जीवन भी संभव नहीं था बेटा इसके ऊपर, क्योंकि ये पृथ्वी इतनी भयंकर ठंडी हो जाती ताकि उसके ऊपर जीवन नहीं रह सकता था, है ना। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की इसकी वजह से ही पृथ्वी पर ऊष्मा की मात्रा क्या रहती है, बनी रहती है गर्मी की। क्योंकि अगर गर्मी नहीं रही तो बताओ, एक बार बताओ, कई फसलें पैदा नहीं हो, अपना अगर ज्यादा ठंड हो जाए तो अपना खून जम जाए तो अपन कैसे जीवित रहे। बात आ रही समझ में। किंतु जब कारखानों एवं कार से धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तो यह ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है और इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। भूमंडलीय तापन क्या कहेंगे, जैसे अपने जितने कल कारखाने मतलब फैक्ट्रियों में, संसाधनों में, मोटरसाइकिल में, मान लो आप लोगों को मान लो थोड़ी सी दूर जाना है जहां आप पैदल भी जा सकते हो, नहीं फिर भी नहीं मेरे पास तो मोटरसाइकिल लेके जाऊंगा। अरे भाई साहब, आपके पास तो मोटरसाइकिल है, लेके जा रहे हो, लेकिन आप पर्यावरण को तो क्यों प्रदूषित कर रहे हो, है। बट ठीक है, आपके पास पैसे है, लेकिन आप खुद इस पर्यावरण को भी तो बचाओ। पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी तो अपनी ही है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी अपन क्या प्रदूषित वातावरण देके जाएंगे क्या? अरे अपने दादाजी अपन को अच्छा वातावरण देके गए ना, तो अपन भी आने वाली पीढ़ियों को अच्छा वातावरण देने की सोचे। अगर अपने दादाजी अपन को प्रदूषित दे जाते तो अपन क्या करते फिर? प्रदूषित में जीते और कई बीमारियों से लड़ते रहते हैं, और अपने परदादा, उसके परदादा ऐसे हैं। तो बेटा जैसे अपनी जिम्मेदारी होती है, एक नैतिक मूल्य होता है क्या, जैसे अपने मम्मी पापा, अपने दादाजी जी अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, शादी करते हैं, उनको अच्छा पढ़ाते हैं, उनको अच्छा जॉब वॉब की तैयारी करवाते हैं ना। क्यों करवाते हैं? कि मेरा बच्चा अच्छा रहे, है ना। तो बेटा वो बच्चे के लिए तो वो वातावरण भी जरूरी है। बिना वातावरण बच्चा कैसा अच्छा रहेगा बताओ, नहीं रह पाएगा ना। तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी बनती है कि वातावरण को भी क्या करे, बचा कर रखे। हो सकता है कुछ ऐसी जगह, छोटी मोटी जगह जहां कर अपन पैदल ही जाए, हो सकता है अपन साइकिल का उपयोग करें, है ना। साइकिल का उपयोग से क्या होगा कि वो अपनी जो पेट्रोल जलेगा उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी वो क्या हो जाएगी, कम होगी। मान लो कहीं आवश्यकता की जरूरत हो, वहीं भी उसका काम ले अपन। समझ रहे हो बात, है ना। तो ऐसे अरमान ऐसे रू करके मत बाड़ा कर, है ना, जबरदस्ती स्टार्ट करके देख अभिषेक कैसे रेस लगाता हूं मैं। और इन फैक्ट्रियों में और इन संसाधनों के उपयोग से जो धुएं निकलती है और उनसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और उसे भूमंडलीय तापन कहते हैं उसे, ताकि वो अवशोषण कर लेता है सूर्य की किरणों को। ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन, या उसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अब समझ में आ गया आपको ग्लोबल वार्मिंग किसे कहेंगे? पृथ्वी से जो सूर्य की किरणें आने वाली है वो आकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस में मिल करके और इसी से वापस टकरा के पृथ्वी के अंदर ही घूमती रही, वो बाहर ही नहीं निकल पाई यहाँ से, उसे क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। अब कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ज्यादा मात्रा में अवशोषित होगी, उतनी ज्यादा मात्रा में वो किरणें रुकेगी और आपस में आदान प्रदान होती रहेगी, अंदर ही घूमती रहेगी। अगर जितनी कम रहेगी उतनी बाहर निकल जाएगी, ऑटोमेटिक यहाँ पे गर्मी नहीं होगी। बात समझ गए? भूमंडलीय तापन या ग्रीन हाउस प्रभाव समझ गए? अब आ गया वो तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ क्या हो जाती है, पिघल जाती है। अब बेटा एक बात बताओ, जैसे अपन ने वो देखा, ये ग्रीन हाउस प्रभाव देखा। अब जैसे मान लो पृथ्वी का तापमान जितना ज्यादा बढ़ेगा, मान लो कई दिनों पे पहले मान लो जैसे पृथ्वी का तापमान रहता था 10 डिग्री सेल्सियस है, अब औसतन 10 डिग्री सेल्सियस से अगर मान लो 11 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया तो 10 डिग्री के अंदर मान लो जो भी चीजें थी वो पिघल जाएगी, उनके लिए तो तापमान ज्यादा हो गया ना। मान लो जिन क्षेत्रों पे मान लो बर्फ जमी हुई थी, अब उनका भी 1 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया, वहां पे भी तापमान बढ़ गया, तो वो तापमान बढ़ने से वो बर्फ पिघल जाएगी, और बर्फ पिघलेगी तो कहाँ जाएगी, समुद्रों में जाएगी। और समुद्र के किनारे जो प्रदेश बसे हुए हैं भाई, समुद्र के किनारे जैसे अपना मुंबई हो गया, गोवा हो गया,
और भी श्रीलंका जैसे द्वीप हो गए, द्वीपीय देश हो गए, मालदीव हो गया है, अपना लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ऐसे कई से देश हैं जो मतलब बिल्कुल जापान जैसा देश हो गया। ये सब क्या है, द्वीपों के अंदर बसे हुए देश है। और ये क्या है, अगर मान लो पृथ्वी का स्तर, जल का स्तर ऊंचा उड़ जाए, वो सारी बर्फ, एक तो मान लो एक तो पानी डूंगर के पहाड़ के रूप में रहे और एक पानी तरलों के समुद्रों में चले जाए, तो बेटा समुद्र का स्तर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और जो भाग उसमें टापू बना हुआ वो उसमें डूबेगा कि नहीं डूबेगा? डूबेगा। तो डूबने से अब देखो ग्लोबल वार्मिंग से कितना, मुंबई के अंदर अगर मुंबई डूब जाएगा तो मुंबई में रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे? हैं? है वो भी उनके लिए परेशानी हो जाएगी, उनके जो मकान है, उनके खेत है, वो सब डूब जाएंगे। वहां से कितना नुकसान होगा उनको, होगा नहीं होगा? तो ग्लोबल वार्मिंग से देख लो कितना नुकसान है। वो बर्फ के पर्वत है, जो पर्वत पिघल के कहाँ मिल जाएंगे? समुद्र में मिल जाएंगे। और समुद्र के कई द्वीपीय देश और कई शहर क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे, है ना। तो अपन को क्या करना चाहिए? ग्लोबल वार्मिंग को रोकना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए। अपन को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? बताओ। बचाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी है ना। अब अपन उन लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, अपना नैतिक मूल्य है, ये है कि नहीं है? तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के ठंडे प्रदेशों में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर वृद्धि होती है और जिसमें तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और दीर्घ अवधि में इससे कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं। अब बेटा वो जो तटीय इलाकों पर जो पौधे हैं, जो पशु है, वो मिलेंगे क्या अपन को? तो डूब जाएंगे बेचारे, और डूब जाएंगे, ऊपर आराम करेंगे, हैं, खत्म हो जाएंगे वो। और अपन को उनको देखने भी ना रह जाएंगे। अब जाते हो यार गोवा वाले बीच पे, आता है ना गाना, अरे वो फिर बीच कहाँ से देखोगे जब वो डूब जाएगा? तब फिर कैसे जाओगे? अरे गोवा वाला बीच कैसे देखोगे फिर? है तो बेटा वो डूब जाएगा, वो बीच ही नहीं रहेगा, उसमें पानी समुद्र की जैसे हो जाएगा वो। फिर समझ गए बात? अब देखो, आप देखते हैं वायुमंडल का संगठन। क्या देखते हैं? वायुमंडल का। अब देखो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा है 78%। कितनी है? 78%। ऑक्सीजन की 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.93% और अन्य गैसें 0.04%। अब जैसे मान लो उदाहरण के लिए आपको चित्र बना के बताऊंगा। मान लो ये पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर मान लो ऊपर की गैस है, ऊपर की गैसों मान लो ये क्या है? 78% क्या हो गई? नाइट्रोजन हो गई है, हो गई ना 78%। और ऑक्सीजन कितनी हो गई? 21% ऑक्सीजन हो गई बेटा। और बेटा 0.03% क्या हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रतिशत है सर? ये 0.036 मान लो प्रतिशत है। और अन्य गैसें कितनी प्रतिशत हो गई? हाँ कोई बात नहीं बेटा, नहीं है तो वो आगे रहेगा ना। और अन्य गैसें कितने प्रतिशत हो गई बताओ? 0.04%। 0.04%। ये क्या मान दी सर? सर ये क्या है? हाँ सर ये खबर देखो आपका आराम से पहचान भी आ जाएगा बेटा। समझ गए बात?
सर ये हाँ, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत रहेगी? 78%। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत रहेगी? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी प्रतिशत रहेगी? 0.03%। और अन्य गैसें 0.04%। सर ये क्या मान दी तो पृथ्वी में? अब देखो बेटा अपन आगे देखते हैं। देखो, क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में अनेक गैसों का क्या होती है? मिश्रण है। क्या होती है? अरे हाँ, अपन बेटा जो भी वायु अपन नाकों में लेते हैं, क्या अपन उसको चलने में छान के थोड़ी लेते हैं? नहीं। जो भी वायु घूम रही है उसको ऐसे के टप देने से ले लेते हैं। जैसे लाडू में देखते थोड़ी देखे इसके अंदर काजू कहाँ डला हुआ है, खरबूजे के बीज का है, घी का है, बेसन का है? ये अलग अलग करके लेते हो क्या? सबको टपका जाते हो एक बार में ही। भाई रसगुल्ले में से तो फिर भी नचोड़ देते हो आप, है ना? तो वायु के अंदर जो भी ये वायु है ना बेटा, वो सबके क्या है? मिश्रण है ना? जैसे सब्जी के अंदर क्या क्या, सब्जी के अंदर जीरा भी डालते हैं, जीरा, मिर्ची, तेल और लहसुन, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, धना, जो भी मान लो, तो पानी, है ना? इन सब चीजों को मिला करके सब्जी बनती है अपनी, बनती है ना बेटा। वैसे ही ऑक्सीजन जो भी अपन गैस लेते हैं, अपन श्वास लेते हैं, उस श्वास में भी कई गैसों का मिश्रण होता है ना? और नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैस है जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कौन कौन सी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बेटा अपन ने देखा 100% में से कितने प्रतिशत है? 78%। मान लो टोटल 100% में से तो 78% कौन सी होगी? केवल नाइट्रोजन। और 21% कितनी हो गई? कौन सी हो गई? ऑक्सीजन। बहुत बड़ा भाग हो गया, वो तो नाम मात्र की रहेगी, फिर हो गई नहीं? जिन्हें वायुमंडल का बड़ा भाग है और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है, और बाकी की गैसें बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ओजोन की भी बात आ गई, अब अपन ने बात कर रहे थे। और इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं क्या? मौजूद धूल के कण भी हवा में। बताओ कैसे पता करोगे? धूप के कारण। धूप के कारण है। धूप के कारण कैसे बेटा? क्योंकि सर उसमें छोटे कण है। अपन कमरे में करके देखे थे उस दिन, है ना? बैटरी से करके देखे थे ना अपन। तो अपन मान लो जैसे अंधेरे कमरे में या रात में, जैसे बैटरी का या गाड़ी की लाइट का फोकस पड़ता है तो आगे धूल के कण से चलते हुए दिखाई देते हैं, है ना? ये बेटे ये धूल के कण में सारे वातावरण में रहते हैं, ऐसे पूरे कहीं भी चल जाओ। ऑक्सीजन में भी आते हैं, और अपन श्वास लेते हैं उसमें भी आते हैं। कभी मान लो ध्यान करना, अभी 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 तूड़ा डालने का समय आ रहा है ना? कभी भी आप तूड़ा कौन कौन डाला है आप में से? ये होता क्या है? अरे चारा खाकला। तो बेटा अब एक बार बताओ, तूड़ा डाल के और उसके थोड़ी सी देर बाद में नाक कौन साफ किया था? और नाक में वो काला काला जम जाता है, नहीं जमता? बताओ, जमता है ना? जमता है ना? तो बेटा वो हवा के साथ साथ गया था अपने अंदर ही, देखा था? काला काला जम जाता है नाक में। और जैसे निकालते हैं माल, है ना? समझ गए बात? धूल के कण हवा के अंदर सब जगह पाए जाते हैं। अब आगे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है, और इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण हवा में भी मौजूद होते हैं। चित्र 4.1 में वृत्तारेख दिया गया है, जिसे वायु के विभिन्न संकटों के प्रतिशत को क्या कर दिया गया है? दर्शाया गया है, सामने देखा है।
नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, और नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है बेटा? नाइट्रोजन। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। जैसे मान लो अपन सांस लेते हैं तो उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी ले लिए, लेकिन ऑक्सीजन जो अपने काम आए उसको तो काम ले लिया, बाकी को वापस सांस छोड़ देने सांस, तो वापस उसको बाहर निकाल देते हैं। फिर नाइट्रोजन ज्यादा आती होगी हमारी सांस में, क्योंकि 78% उसकी मात्रा है बेटा, हाँ। 21% ये ऑक्सीजन की है। जैसे एक बात बताओ मेरे को, 1-2% तो नहीं। एक बात बताओ, सुनो, आपने चाय ने सबने पी है, किस किसने नहीं पी बताओ? सब पी रखे हो चाय। अब एक बताओ, सबसे ज्यादा चाय के अंदर क्या रहता है? दूध रहता है सबसे ज्यादा मात्रा में। दूध और पानी का मिलावा रूप एक तरह से दूध मान लो आप उसको। क्या रहता है? ज्यादा मात्रा में दूध रहेगा, फिर उसके बाद में क्या रहेगा? पानी भी डालते हैं ना दूध में, नहीं डालते पानी? हाँ वही तो बात कर रहा हूँ, ज्यादा मात्रा में तो दूध डाले, दूध तो क्या हो गया? नाइट्रोजन 78% हो गया, उसमें थोड़ा बहुत पानी डाल दिए, वो क्या हो गया? ऑक्सीजन। और उसके थोड़ी बहुत पत्ती डाल दिए, वो हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके अंदर थोड़ी बहुत चीनी डाल दिए हैं, और उन सारे को आप चुस्की लगा, हाँ क्या चाय मजा है। और उसके इलायची अदरक वगैरह और भी डाल दिए, और भी कई गैसें अन्य के अंदर वो आ गई, सब अदरक वगैरह सब अन्य के अंदर आ गई, लौंग काली मिर्च वगैरह सब आ गई उसके अंदर। ठीक है ना बात? तो आपको समझ, तो चाय ज्यादा पी रहे हो तो उसके अंदर कौन सी आई? दूध सब आई, लेकिन आपको जीभ क्या देखी? अरे यार मीठा कम रह गया है, अभी नेहा तो दोबारा चीनी डाल लेगी उसके अंदर। भाई चाय का मतलब क्या, जब तक मीठा ही नहीं डाला तो उसके अंदर, है ना? मधुरे को ना देख यार, तो मधुरे को ना बिना मीठा बिना। तो बेटा अपने जो काम की चीज जरूरत पड़ी उस चीज को ज्यादा ले लिए अपन, है ना? तो ऐसे क्या करता है, जैसे अपन चाय में सब चीजें मिला के मिक्स में लेते हैं, वैसे बेटा अपन ऑक्सीजन में सब चीजें मिक्स में लेते हैं, और जो चीज अपने काम की रहती है ना, उसको तो अपन ले लेते हैं और बाकी को क्या कर देते हैं? वापस निकाल देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे फिर चाय को आप छानोगे, छानते हो चाय को, और जैसे ही जो बिना काम की चीज रही, चाय पाए पत्ती वत्ती अदरक वगैरह जो भी रहेगी उनको सबको बाहर निकालो भाई, निकाल देते हो, और उसके रस को हाय हाय, ऐसा समझ में आ गई बात? ठीक है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की क्या होती है बेटा? आवश्यकता होती है। अपन को तो कम होती है, लेकिन पौधों को क्या होती है? उनकी ज्यादा आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा एवं कुछ पौधों की जड़ें में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसकी स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन पौधे क्या करते हैं? अपन तो सीधे सांस से लेते हैं। पौधे किससे लेते हैं? अपनी जड़ों से लेते हैं। किससे लेते हैं बेटा? जड़ों से। उदाहरण के लिए अपन कभी भी फसल उगाते हैं, है ना, तो अपन उसकी ननानी करते हैं कि नहीं करते हैं? ननानी क्यों करते हैं पता है क्या? मम्मी बोलती है कि यार जमीन बहुत पोली गाढ़ी हो गई बरसात से, है ना, जमीन को पोली करते हैं, अपन ननानी करते हैं। क्यों? कि निनानी करने से क्या, उसमें मिट्टी को अपन उलेट देते हैं, और उलेट जैसे उलेटे उसके नीचे नाइट्रोजन चले जाते हैं। जाती है नहीं जाती? जाती है, और सारी मिट्टी में मिल जाती है वो, और नाइट्रोजन मिलकर फिर उसका पौधा अपना जो बाजरे का जो भी गेहूं का है जो भी पौधा है उस नाइट्रोजन को ऑब्जर्व कर लेता है, वो फिर बड़ा हो जाता है। समझ में यही बात? जैसे बोलते हैं कि ननानी जैसे ही करेंगे ये आवाज सुन के, खुरपी की आवाज सुन के बड़े हो जाते हैं, बोलते हैं ना, घर वाले बोलते हैं ना। वो आवाज सुनने का मतलब क्या हुआ? जैसे आप खुरपी लगाए उसके नीचे वो नाइट्रोजन चलेगी, नाइट्रोजन चलेगी, उसको खाने के लिए मिल गया और आप तुरंत बढ़े। अरे आपको 2-4 दिन से खाना नहीं दिया जा रहा, भूखे पड़े हो, और भूखे पड़े रहते तो आप मतलब कोई भी अरे बस की को चाल बाकी काय बोल रही पूरी रे मारी तो बस की हो। अरे जैसे आपको सुनने बाजी अरे गुलाब जामुन रसगुल्ला रे ला के दे दे आपको, और बर्फी तो 2 मिनट में आप अरे लाओ बल्ला उल्ला कहाँ है, क्रिकेट विकेट ही खेल ले, कुछ लाओ रे हैं, चलो आ जाओ खेलने चले हैं।
वो नहीं हो प्रतिक्रिया, तो वैसे ही बेटा पौधों की होती है, हाँ सर। जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस है। और दूसरी सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जा रही है वायुमंडल में? कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैस मिल रही है? सबसे ज्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन ही मिलेगी। दूसरे नंबर पे कौन सी सर्वाधिक मात्रा में? ऑक्सीजन मिलेगी दूसरे नंबर पे। समझ गए बात? तो ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। और अपने पशु, गाय भैंस वगैरह जो भी जानवर, वो भी कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस। समझ गए बात? हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। और हरे पादप, हरे पेड़ पौधे नाइट्रोजन तो कहां से ले रहे हैं? जड़ों से। और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुबह जैसे ही लाइट मिलेगी, इनको लाइट से क्या कर लेते हैं? अपना खाना बना लेते हैं, ऊर्जा। जिसे अपन चूल्हे के अंदर जैसे क्या लगाते हैं? लकड़ी लगाकर अपना खाना पकाते हैं ना। ये सूर्य की किरणों से जैसे तापमान मिला है इनको, तापमान से इनकी पत्तियां होती है ना, पत्तियां, पेड़ों की पत्तियां, वो खाना बनाती है और खाना बना के इनको देती है। तो जैसे ये खाना बनाती है, तो खाना बनाने से अपन खाना बना रहे हैं, अपन लकड़ी जला रहे हैं, तो उससे कौन सी गैस निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। और ये जब खाना बनाती है, इनसे कौन सी गैस निकल रही है? ऑक्सीजन गैस निकल रही है। कौन सी निकल रही है? ऑक्सीजन गैस निकल रही है। तो अपना तो काम इनके लिए, अरे ये अपने लिए काम कर रहे हैं, दोनों आपस में मजा है। हम इनको नाइट्रोजन देते हैं, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, ये ऑक्सीजन दे देते हैं। बात आई समझ में? और मतलब एक हाथ से दे, दूसरे हाथ से, तो तभी तो बोलते हैं बेटा पेड़ लगाया करो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। अगर अपन पेड़ लगाएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या कर लेंगे? अवशोषित कर लेंगे। और अवशोषित कर लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वैसे कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी तो अपन को गर्मी में कूलर एसी चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो बात? इस वजह से किसकी जरूरत पड़ती है? पेड़ों की जरूरत पड़ती है। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। समझ रहे हो बात? मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। और हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं? ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। भाई मान लो वृक्ष को तो अपन काट लिए, इंसानों को भी काटते हैं क्या? नहीं, वो तो 1 के 2, 2 के 5 हो जाते हैं। वृक्ष को तो बड़ा है, उसको भी काट देते हैं, वो काट देते हैं। अब बताओ, अपन जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहे हैं उसको कौन खे? और वो जो ऑक्सीजन उत्पादन कर रहे थे वो तो पहले कम हो गए, वो तो वैसे खत्म हो गए, हो या नहीं हुआ? और अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले? वो तो वायुमंडल में बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी नहीं। तो अपन को क्या लगाना चाहिए? उसको कंट्रोल करने के लिए जितनी बार जनसंख्या रहे उतने पेड़ लगाओ। है कि नहीं है बात? तो पेड़ लगाओगे इस बार सब पक्का? सब अपने अपने घर पे एक एक पेड़ लगाएगा और उसकी खुद रखवाली करेगा। बहुत अच्छा बात बेटा। देख बेटा, रोज नहीं, मतलब रोज मतलब ये है, देखो पेड़ लगाने से मतलब नहीं है बेटा। देखो बेटा, मैं भी पेड़ लगाता हूँ, है ना? और मैं भी उनका पालन पोषण करता हूँ। भले एक ही पेड़ लगाऊं एक बार में ना, लेकिन उनमें समय पे पानी, हम चारों बहन भाई हर बार एक पेड़ लगाते हैं, मान लो एवरेज है ना, तो उसके अंदर चारों बहन भाई में से कोई भी पानी डाल देते हैं। जैसे मान लो अब जैसे सिस्टर की शादी हो गई तो उसके बाद में नहीं है, तो मान लो जैसे मैं संभाल लेता हूँ, उसमें पानी मम्मी अम्मी कोई भी सारे वो हम बातचीत करके रखते हैं, भाई पेड़ों में अपन पेड़ों को पालेंगे और उनके अंदर पानी डालेंगे, है ना? तो सारे आप भाई बहन मिलके, मम्मी पापा भी साथ रख के, और आप जैसे मान लो भले 1 या 2 पेड़ ही लगाओ, लेकिन उसको जब तक पानी दो जब तक वो खुद आत्मनिर्भर नहीं बन जाए पौधा, जब तक उसको पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ जाए ना, जब तक आप तक उसको पानी डालते रहो। 5 पेड़ लगाए थे मैं, ये 5 सक्सेसफुल है ना? बहुत बहुत अच्छी बात है ना, और हर बार लगाओ आप, ठीक है ना? अब आगे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अन्य महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हम हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन क्या कर देते हैं? वापस दे देते हैं। यानी वो अपने लिए ऑक्सीजन कर रहे हैं, अपन उनके लिए कार्बन
ऑक्साइड कर रहे हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और अपने जो गाय भैंस है, पशु है, बकरी, जो भी जानवर है, वो भी क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकालते हैं, वो भी ऑक्सीजन ही लेते हैं। और मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। और उसको कौन प्रयोग में ले रहे हैं, पेड़ पौधे। और जिससे यह संतुलन क्या होता है, बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। लेकिन वो तो बात मान लिए, ठीक है, अपन सांस निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, पेड़ निकाल रहे हैं, अपन को ले रहे हैं, अपने लिए वो छोड़ रहे हैं। लेकिन अब मान लो अपने दूसरी बात मशीन पैदा करने लग गई कार्बन डाइऑक्साइड, अब वो कहां जाए बताओ, है? अपनी गाड़ी जो उत्पादन कर रही है, गाड़ी से कार्बन डाइऑक्साइड, कोई मशीन चला रहे हैं अपन, वो मशीन कर रही है। जो भी पेट्रोल डीजल, इनसे जो भी मशीनें चलती है ना, कोयला से, कोयला पेट्रोल डीजल ईंधन के माध्यम से या फिर लकड़ी के माध्यम से, वो सब चीजें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। अब उनका आप जोरो कहाँ हो बताओ, वो पेड़ तो अपने ले रहे हैं, अब वो तो मात्रा में बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी ना। इस वजह से तो बोलते हैं बेटा संसाधनों का कम प्रयोग करो, आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करें। मान लो कई बार आवश्यकता नहीं होती अपन को कोई चीज को जबरदस्ती स्टार्ट करके डुर डुर करा रहे हैं। कई बार अपन मान लो जैसे आपको कहीं मान लो कहीं पे जाने का काम है, थोड़ी सी देर का काम है, लेकिन आप गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ गए और वो आपका काम करके आ रहे हो, फिर बाद में गाड़ी को संभाल रहे हो, जब तक गाड़ी स्टार्ट ही है। करते हैं ना कई बार, बहुत से लोग कभी भी करते हैं, करते ही नहीं करते। तो बेटा उससे आप ऐसे मत करो, वो तो बिना फालतू में चल रही है गाड़ी, है ना। अरे उसको बंद कर जाओ यार, आके चला लेना वापस, क्या दिक्कत है ना। तो ऐसे संसाधनों को क्या करना चाहिए बेटा, बचाना चाहिए। छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर, जिससे संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या करते हैं, बढ़ोतरी। और बेटा ये मशीनें ने कई करोड़ों टन, टन जानते हो 100 किलो, 1000 किलो, कई हजारों किलो ये गैस पैदा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मशीनें द्वारा। और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई तो इसका तापमान बढ़ गया। और इस तापमान की वजह से जो बोलते हैं ना अपने बड़े, अरे यार आजकल तो बरसात ही होना हो यार। तो सर ये कार्बन डाइऑक्साइड की दवाई को बेटा ये इतनी जहर कितना सा होता है, एक बात होती है, इसको छोड़ो। अपन ने जस्ट अपन ने बात किया था चाय के अंदर चीनी कितनी डालते हैं, है ना। अब वो 2 मुट्ठी कितने सारे दूध को मीठा कर देती है, कितना करती है कि नहीं करती, करती है ना। अरे उदाहरण के लिए आप नीम का पत्ता है, एक छोटा सा पत्ता, उसको मुंह में खा के देखो, कड़ा लगेगा ना। तो वो इतनी सी चीज ही कई बार सुई लगा के देखो, देखा आपके शरीर में, वो तो आपका शरीर तो इतना बड़ा है, सुई तो इतनी सी, तो क्या फर्क पड़ेगा, है दर्द होगा। तो बेटा देख लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इतनी सी है तो इतना फर्क पड़ती है। इसे आपके शरीर में सुई चबो दे, सुई तो छोटी सी आपके शरीर के आगे, तो बहुत छोटी सी आपके बालों के बराबर है, तो प्लास्टिक ही लगा दे। है ना बेटा। तो देखो छोटी सी चीज भी कई बार क्या है, छोटा बहुत खोटा बोलते ना कई बार, अरे छोटा बहुत खोटा होता है ना। तो वो हालत है बेटा, गैस तो कम है मात्रा में, लेकिन वो क्या करती है, नुकसान बहुत ज्यादा करती है। जब वायु गर्म होती है तो अब देखो, अब एक बार बताओ मेरे को, हवा गति कैसी करती है। अपन ने बात कर ली वायु के बारे में, वायु के बारे में बात हो गई अपनी, अरे अब मेरे को ये बताओ, हवा आप की जो भी हवा है वो हवा चलती कैसी रहती है, इसके चलने का क्या कारण है, मुख्य कारण वो बताओ मेरे को आप। अब बताओ हवा चलेगी क्यों, कोई बताएगा आप में से कोई भी। हाँ बेटा, कोई नहीं बताएगा।
भाई हवा आप जो भी देखते हो हवा चलती क्यों रहती है, जैसे कभी कभी बार आती आ रही है, कभी कभी हवा चल रही है, हवा की गति, हवा हमेशा चलती रहती है ना। जैसे मान लो उदाहरण के लिए आपके मान लो कहीं पास में कोई गंदा नाला है? गंदा नाला है, गंदे नाले में से आपको बदबू आती रहती है कई बार, है ना। और दूसरी तरफ की हवा चल गई तो वो फिर हवा आना बंद हो जाती है, आ नहीं रहती। लेकिन वो तो गंदा नाला तो आपसे काफी दूर है, लेकिन वहां से हवा हमेशा चलती रह रही है और उसके माध्यम से आपके पास हवा आ रही है। तो हवा गति क्यों करती है, मेरे को ये बताओ आप। देखो मैं बताऊं आपको, बेटा मान लो पृथ्वी हो गई, क्या हो गई? पृथ्वी हो गई है। देखो सबसे बड़ा काम जो भी हवा का काम होता है ना, वो भी सूर्य भी निर्भर, सूर्य की सबका काम, पृथ्वी पर जो भी काम होते हैं ना अपन भी जिंदे ने, वो किस वजह से? ऊर्जा से। क्या काम करती है? ऊर्जा। बेटा पृथ्वी पर जो भी क्रियाएं होती है ना, सब में किसका योगदान है? अगर जितनी ये खत्म हो जाए ना, अपने अंदर की ऊर्जा खत्म हो जाए ना, तो मामला अपना रहेगा ही नहीं। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो बात? तो देखो क्या होता है बेटा, सूर्य से जैसे कि नहीं निकलेगी, मालूम पड़ती है पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का वायुमंडल बना हुआ है, मान लिया, ठीक है, वायुमंडल बना हुआ है। अब उदाहरण के लिए मेरे को एक बात बताओ, आप मान लो एक भगोने के अंदर जल लो, क्या लो? जल लो, और भगोने को गैस के ऊपर चालू करो। मैंने आपको अभी अपने जस्ट पहले पार्ट में पढ़ा था, वो प्रैक्टिकल बताया था, तो आपने किया था गंदा टेप, किसने किया बेटा? अरे गैस की बीत गई, हर तो चूल्हे पर कर लेते यार, है बेटा? सभी बीत गए, फिर खाना किससे खा के आते हो आप? बिजली के चूल्हे पे कर लेते तो फिर खाना किससे खा के आए हो आप आज? शाम में बिजली से। अब चलो देखो, देखो सूर्य से, देखो अपन क्या बात कर रहे थे भाई, हवा क्यों चलती है ना। अपन आप सबसे पहले क्या करो, एक भगोना लो छोटा सा, है ना, आ जाके, और उसको उसमें थोड़ा बहुत जल ले लो, एक छोटा गिलास उसके अंदर डाल लो, है ना। अब डालो, आप उसको गर्म करो, गर्म करोगे तो पानी उबलने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा, और उबलेगा तो उसमें से भाप के रूप में क्या करने लगे, पानी बाहर निकलने लगे। उदाहरण के लिए आप उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए ढक्कन रखो, क्या रखो? ढक्कन। ढक्कन रख के थोड़ी सी देर के लिए उसको वापस हटाओ, उसके ऊपर ऐसे थोड़ी सी हवा में ले जाके देखो, और उसके देखो उसके ऊपर बूंदे बन जाएगी पानी की, बन जाएगी। और अब मान लो थोड़ी सी देर तक उस बर्नर को चालू ही रखो, आप गैस को चालू रखने के बाद फिर क्या होगा, अब मान लो जैसे मान लो आपने 15 मिनट तक चला दिया उसको, और 15 मिनट बाद में आप देखो उस पानी को, उस गिलास में जितना गिलास, वो जिस गिलास से आप पानी डाले थे, अब उसमें नाप के देखो पानी उतना ही है, कम हो गया, पानी कम हो जाता है, कम हो जाता है ना। वो कहाँ गया? वो वातावरण में चला गया, उठ गया ना, वो ढक्कन के लग गया था, वाष्प बन गया, वो वातावरण में मिल गया, वो जाके समझ गई बात। ये बात समझ गई कि क्यों? गर्म होने से, गर्म होने से हुआ ना। ऐसे मतलब वायु भी ऐसे ही क्या होती है, वायु भी ऐसे होती है। वायु क्या होती है? देखो जैसे सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ेगा, क्या सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर गिरेगा, तो बेटा जहां जहां पर सूर्य का प्रकाश सीधी किरण पड़ेगी, क्या पड़ेगी? सीधी किरण, वहां पर ये क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ की वायु गर्म हो जाएगी,
गर्म हो जाएगी और गर्म होके ये हल्की हो जाएगी। हल्की का मतलब इसका वजन कम हो जाएगा। इसे पानी का भी तो वजन कम हो रहा था, अभी हो रहा था ना, पानी ऑटोमेटिकली उड़ने लग गया। गर्म हुआ तो उड़ने लगा, नहीं लगा है। वैसे ये हवा भी जब गर्म हुई, वहां की जलवायु गर्म हुई, तो गर्म होके क्या हो गई, वो ऊपर उठ गई, हल्की हो गई वो। समझ रहे हो बात? तो गर्म होके वापस ये ऊपर उठ गई, ऊपर उठ गई। और ऊपर उठने के बाद जब आपने देखा कि ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, और ऊपर जाके जैसे जैसे अपन ने पढ़ा था कि हवा जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं तो वायु क्या होती जाती है, ठंडी होती जाएगी। शोभ मंडल के अंदर शोभ मंडल समता मंडल, ये बातें अभी जस्ट इसके बाद में पढ़ेंगे अपन आगे वाले में। तो वायु के जस्ट बाद में अपन वायुमंडल की संरचना पढ़ेंगे। शोभ मंडल, समता मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये क्या होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये शोभ मंडल होता है ना, शोभ मंडल। तो शोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए आप जमीन पे बैठे हो, जमीन पे आपको मान लो गर्मी लगे, अरे यार सिर पर चला, अरे यार जाते हो है ना, और ऊपर आपको ठंड ज्यादा गर्मी लगेगी, कम गर्मी लगेगी, कम गर्मी लगेगी ना। तो वैसे ही शोभ मंडल के अंदर जैसे जैसे यहाँ से तो गर्म होकर उठ गई, उठने के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ठंडी हो गई वायु, और यहाँ पे तो वायु कम हो गई ने। अब यहाँ पे वायु कम हो गई, तो यहाँ पे वायु कम होने के बाद दूसरी जगह से वायु आएगी और इस कम वायु की जगह पूर्ति करेगी। जैसे उदाहरण के लिए मान लो ये अपना बीकर था, ये भगोना था, भगोना था, ये भगोना था ना। इसके अंदर अपना ये जल था। अब मान लो इसके नीचे ये बर्नर जल रहा है, जल रहा है ना, जल रहा है। अब ये जल रहा है तो बेटा इसके जैसे मान लो यहाँ पर ज्यादा तापमान गिरा, ठीक है, बट ज्यादा गर्मी इसको यही लगेगा। और यहाँ से पानी ऊपर उठ गया, ये पानी यहाँ से कितना पानी ऊपर उठ गया, ऊपर उठ गया। अब मेरे को एक बार बताओ भाई, यहाँ पे जो यहाँ से ये पानी उड़ा, तो ये पानी यहाँ पर गड्ढा हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि पानी तरल है, तो तरल है तो ये आपस में एक स्थान से दूसरे स्थान को भरता है। भाई ये पानी इधर का पानी इस तक नीचे हो जाएगा और इसके बराबर हो जाएगा ना। बेटा वायु भी ऐसे ही काम करती है। कैसे काम करती है? जैसे यहाँ से गर्म हुई, जैसे गर्म होकर ऊपर उठ गई तो उसकी जगह कोई दूसरी आएगी, और दूसरी आएगी तो उस जगह को भर देगी। और दूसरी आएगी तो वो कैसे, ऐसी सुन्नी आएगी क्या? ऐसे सुनोगे वो भी चलती हुई आएगी तो हवा चलेगी। और हमेशा पृथ्वी पे कहीं कहीं सूर्य का प्रकाश होता रहता है, और कहीं पे भी उच्च दाब और निम्न दाब होता रहता है। तो हमेशा वायु इसके अंदर दो स्थितियां बनती है। कौन कौन सी? एक तो उच्च दाब और एक रहेगा कौन सा? निम्न दाब। अब मेरे को एक बार बताओ, निम्न से उच्च की ओर हवा चलेगी, उच्च से निम्न की ओर चलेगी? उच्च से निम्न की ओर हवा चलेगी। यहाँ से मान लो ज्यादा भारी दबाव है, भारी से मतलब कम की ओर जाएगा पानी। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे कम हो गया पानी यहाँ से उठ के इधर की तरफ आएगा, ये इधर ज्यादा वाला पानी इधर की तरफ जाएगा? ज्यादा भरा है तो कम की तरफ जाएगा। बेटा वैसे हवा भी उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। ठीक है, समझ गए बात? तो इस वजह से वायु क्या करती रहती है? संचलन करती रहती है। समझ गए बात? ये समझ में आएगी वायु गति क्यों करती है? अब देखो, जब वायु गर्म होती है तो वायु क्या करती है? फैलती है बेटा। क्या होती है? फैलती है और हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है। गर्म होती है, हल्की होकर ऊपर। ठंडी वायु सघन और भारी होती है। ठंडी वायु क्या होती है? सघन और भारी। और
इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है और वो ठंडी रहेगा। मान लो जल को अपन ने देखा, जल सघन था, ठंडा था तो नीचे रह रहा है, गर्म हो गया तो ऊपर गया, ठंडा है तो भारी रहेगा, है कि नहीं बात। और नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है गर्म वायु के ऊपर उठने पर। आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है और इस प्रकार वायु चक्र क्या होता रहता है, चलता रहता है। एक बार कम से वायु, ज्यादा और ज्यादा से कम। अब वायु का मैटर समझ में आ गया आपके? वायु समझ में आ गई। और जैसे मान लो ये वायु यहाँ से गर्म हुई, यहाँ से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब हो गई, यहाँ पे निम्न वायुदाब हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से हवा ऊपर चल उठ गई थी, ऊपर उठ गई थी तापमान का, तो हुआ ऊपर उठ के वापस के पास आ गई, यहाँ पर फिर निम्न हो गया, फिर यहाँ उच्च हो गया, फिर हवा ऐसे चलती रहती है बस। समझ गए बात? ठंडे क्षेत्र अब अपन वायु की बात हो गई। अब अपन देखते हैं शोभ मंडल क्या होता है। क्या देखेंगे? शोभ मंडल क्या होता है। मिटा दूं मैं इसको? ठीक है। अब जैसे बेटा, जैसे मान लो आप क्या लिख दिए? अर्थ। मान लो ये पृथ्वी है जैसे, है ना? पृथ्वी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, गोली नहीं बनी गई अंडा जरूर लग रहा है। ये सही है। ये पृथ्वी हो गई मान लिए आप, है ना? अब जैसे मान लो पृथ्वी की अपनी एक ऊपरी सतह है, ठीक है? पृथ्वी आ गई, ये कोई पृथ्वी ऐसी है, कोई जगह पर्वत है, कई जगह गड्ढे हैं। समझ रहे हो बात? अपनी पृथ्वी ऐसे ही ऊपर बिल्कुल समतल थोड़ी है, नहीं है ना? तो ऐसे ही है पृथ्वी। यहाँ पे अभिषेक लटक रहा है, यहाँ पे मैं लटक रहा हूँ, अपन सब लटक रहे हैं यहाँ पे। इधर कोई इसके ऊपर बैठा है, कोई इधर बगल पे बैठा है, कोई इधर बैठा है। अब मान लो जैसे इसके ऊपर के वायुमंडल की बात करते हैं, जैसे मान लो इसके इधर क्या है? कौन सा क्या है? ये वही तो बता रहे क्या है, ये क्या है वही तो बता रहे हैं आपको भाई। ये डब्बा है क्या? अब इसको अंदर देखो, कुछ भागों में बांटा गया है इसको, है ना? अब सबसे नीचे आता है शोभ मंडल। कौन सा मंडल? शोभ मंडल। फिर उसके बाद में आ गया समताप मंडल। समताप मंडल के बाद में आ गया मध्य मंडल। फिर उसके बाद में आ गया आयन मंडल। हाँ बेटा उसमें नहीं है, कोई बात नहीं। शोभ सप्ताह मध्य आयन, और फिर आ गया बहिर्मंडल। समझ गए बात? इसको ऐसे बांट रखा है। छतरी तो था। अच्छा वो ये क्षेत्र मंडल है, ठीक है। अब जैसे मान लो शोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 20। अब देखो बेटा, इनको सबको ऊंचाई के आधार पर माना गया है। लगभग कितनी है इसकी? 10। लगभग इसकी एवरेज 10 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई मानते हैं। 8 से 13 मानते हैं ऐसी इसकी ऊंचाई को, है ना? इसके बाद फिर इसकी समताप मंडल की वो 20 है।
20 किलोमीटर। मध्यमंडल की मध्य 80 किलोमीटर। आयन मंडल की बता रखा ही नहीं। 100 किलोमीटर और इससे ऊपर 120 है ना। अब आप देखोगे बेटा, जैसे पृथ्वी के धरातल से 100 किलोमीटर तक किसकी ऊंचाई रहेगी? सौभ मंडल की। किसकी रहेगी? सौभ मंडल की रहेगी। सौभ मंडल के बाद में फिर रहेगी किसकी? समताप मंडल की। समताप मंडल के बाद में फिर किसकी रहेगी? मध्य मंडल की। और मध्य मंडल के बाद में किसकी रहेगी बे? आयन आयन मंडल की। इसकी 10, इसकी 40, इसकी 80 और इसकी 120 120 और इससे ऊपर भाई ये ऊंचाई है इसके ना, वो गलत बोल रहे आप। ऊपर ही कितनी है? अब देखो आप, शोभ मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में क्या होता है, मध्य मंडल में क्या होता है, आयन मंडल में क्या होता है, भय मंडल में क्या होता है। देखो इनके बारे में चर्चा करेंगे अपन, है ना। इनके बारे में देखो क्या करेंगे। जो भी अपनी गतिविधियां होती है, मानवीय गतिविधि किसमें होती है? शोभ मंडल में। मानवीय जीवन, जीवन किसमें संभव है? इसके शोभ मंडल के अंदर, है ना। इसके अंदर पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, ये सभी इसके अंदर पाए जाते हैं। अब देखो उसके बाद में आप देखो समताप मंडल में, किसके अंदर है? समताप मंडल। समताप मंडल इसका नाम, इसके अंदर धूल भी, आंधियां भी इसी में चलती है। आंधी, आंधी जानते हो? धूल भरी। और इसके अंदर चक्रवात, शोभ मंडल के अंदर समझ लिए। समताप मंडल के अंदर क्या होता है? जो भी वायुयान, इसके अंदर हवा की गतिविधि बिल्कुल नहीं होती। इसके अंदर क्या रहता है? बिल्कुल शांत वातावरण, शांत क्षेत्र। क्या रहता है? शांत क्षेत्र रहता है। उसके बाद में आ गया, इसके अंदर वायुयान बताए जाते हैं। क्या होता है? वायुयान। फिर उसके बाद मध्य मंडल आ गया। इधर अपना ओजोन मंडल आ गया, ओजोन मंडल। और उसके बाद में आयन के मंडल के अपन सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। क्या छोड़े जाते हैं? सैटेलाइट, जिनसे अपन क्या मिलता है? नेटवर्क मिलता है ना। आज के लिए इतना ही, और इसके बाद में अपन कल चर्चा करेंगे। सर आ गए, ओके।